आज हम फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। फेमिनिस्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में बोलते हैं नारीवादी सिद्धांत। सबसे पहले ये समझ लीजिए नारीवादी कौन है। नारीवादी उन लोगों को कहा जाता है जो महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, महिलाओं की समस्याओं को उठाकर रखते हैं सरकार के सामने, व्यवस्था के सामने, राजनीतिक स्ट्रक्चर के सामने। तो नारीवादी विचारक वही विचारक होते हैं जो महिलाओं की समस्याएं, अब महिलाओं की समस्याएं कई हैं। आप पॉलिटिकल थ्योरी में जब नारीवाद को पढ़ते हैं तो विभिन्न आयामों के आधार पर पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब नारीवाद को पढ़ते हैं तो उसके डायमेंशंस डिफरेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण को नारीवाद के केंद्र में रखने का प्रयास किया है और उन्होंने कहा है कि भैया जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विश्लेषण हम अभी तक देखते हैं उस विश्लेषण में एक बात हमेशा देखी गई है, एब्सेंस ऑफ वुमेन्स। उन्होंने क्या कहा? एब्सेंस ऑफ वुमेन्स, यानी महिलाओं का सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नारीवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्ट्रक्चर से दूर रखा है। और इस कारण से 1980 के दशक में, इन 1980s, नारीवादी बड़े बढ़ चढ़कर सामने आए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अपने वैचारिक स्ट्रक्चर के आधार पर एनालाइज करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या कहा कि राष्ट्र, राज्य, राष्ट्रहित, पावर, ये सभी जरूरी नहीं है। आप जेंडर रिलेशंस को भी एनालाइज करिए और जेंडर रिलेशंस भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें एक विचारक, हुई विचारक का नाम है जे.ए. टिकनर। क्या नाम है? जे.ए. टिकनर। जे.ए. टिकनर क्या कहती हैं? जे.ए. टिकनर सबसे पहले हंस जे मार्गेंताउ, जो रियलिस्टिक फिलोसोफर थे, उसके द्वारा दिए गए 6 सिद्धांतों की आलोचना करती है। हंस जे मार्गेंताउ के द्वारा जो 6 प्रिंसिपल दिए गए थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करती है और क्या कहती हैं कि मार्गेंताउ ने मेल ओरिएंटेड थ्योरीज दी हैं, वहां महिलाओं की बात नहीं की है। शक्ति बोला, पावर, जब पावर की बात करते हैं तो पावर हमेशा पुरुषों के साथ होता है, महिलाओं को एब्सेंस किया गया है, महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा ये बात। और हंस जे मार्गेंताउ के 6 फंडामेंटल रूल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। मार्गेंताउ के बारे में तो जानकारी है ना। मार्गेंताउ द फादर ऑफ रियलिज्म, वो जो प्रोफेसर इन शिकागो यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और रियलिज्म दिया, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किताब लिखी 1948 में, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, उन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज किया है। महिलाओं की भूमिका को क्या किया है? नजरअंदाज किया है। अब बोला भाई कैसे किया है, बताओ तो सही थोड़ा। बोल रही है भैया मोदी जी, तो खैर मोदी जी की शादी नहीं हुई है, वो अलग बात है। आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे, जब भी विदेश जाते थे अपनी पत्नी के साथ जाते थे। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आता है, किसके साथ आता है? पत्नी के साथ ही आता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई पत्नियां भी तो भूमिका निभा रही हैं। जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड से तो वो बात करती हैं, उनसे, उनको समझाती है, उनके साथ डिस्कशन करती हैं। तो महिलाओं की भूमिका कितनी ज्यादा है और उस भूमिका को नजरअंदाज किए गए और बोला कि ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है महिलाओं का राजनीति में। और छोड़ दो नेताओं का, डिप्लोमेट्स देख लो आप। डिप्लोमेट्स का मतलब तो समझते हैं ना, कौन होते हैं डिप्लोमेट्स? जो विदेश में हमारे राजदूत होते हैं, जो जैसे भारत हर जगह एम्बेसी होगी हमारी, तो वह उसके राजदूत को हम डिप्लोमेट्स कहते हैं। डिप्लोमेट्स भी कई सारे अंतर्राष्ट्रीय एरेना के अंदर अपनी धर्मपत्नी को साथ लेके चलते हैं। धर्मपत्नी हम भारत के संदर्भ में कहते हैं, अगर हम अमेरिका में लेक्चर ले रहे होते तो वहां कहते हैं वाइफ को लेकर चलते हैं। समझ रहे ना आप बात को? तो आप एक चीज ये समझ लीजिए कि भैया जब महिलाएं प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही हैं और कूटनीतिक संबंधों में सकारात्मक रोल अदा कर रही हैं, तो फिर महिलाओं को स्पष्ट पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्यों नहीं दी गई? पहली बात, सोचने वाली बात है। और आपने देखा होगा कुछ समय पहले शी जिनपिंग, चीन के प्रेसिडेंट, भारत आए, तो
तो उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी आई थी। अच्छा, समस्या क्या है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनकी भी पत्नी नहीं है, उनकी प्रेमिका है, प्रेमिका को ला नहीं सकते पब्लिक मंच पे। तो भारत आए थे, मोदी जी भी अपने कुंवारे हैं, है ना। तो ये इनके साथ आप समझ सकते हैं कि समस्या है, लेकिन अन्य राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ समस्या नहीं है। अब एक घटना हुई बड़ी सी, एक प्रोग्राम था G20 कंट्रीज का, तो शी जिनपिंग अपनी वाइफ के साथ खड़े थे, तो उधर से पुतिन आए। पुतिन तो आपको पता ही है कि जिम विम करते हैं, अच्छे बॉडी दिखती है उनकी, तो आके मिले, तो उनकी पत्नी से मिलने लगे। उधर से मोदी जी आ गए, तो शी जिनपिंग ने अपनी पत्नी को साइड कर लिया कि भैया इधर रहिए। मोदी जी को उनको बोला साथ में ऐसे फोटो, तो बोला ये संबंधों की अंतर्राष्ट्रीय संरचना कहीं और दिशा में न चली जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्ट्रक्चर में अब आप देखेंगे तो महिलाओं का, केरी मजाक की बात है, लेकिन ये घटना ऐसी हुई तो हम कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने ये अंदाजन किया। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो फेमिनिस्ट फिलोसोफर यही कहते हैं कि भैया ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, पावर, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर, ये सब मेल आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। महिलाओं के संदर्भ में ऐसी बातें नहीं करते हैं। अरे भैया महिलाएं, फेमिनिस्ट फिलोसोफर तो कहते हैं, बोला ये पारिवारिक संरचना ही ऐसी है। घर में महिला, कोई लड़की पैदा हुई है, उसको लाकर गुड़ियां देंगे, डॉल देंगे छोटे, और लड़का हुआ उसको लाके बंदूक देंगे, गन ले बेटा ठोक दे। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द डोमेस्टिक एरेना। ये समझने वाली बात है देखिए बच्चों, और ये वास्तविकता है। आप सब बैठे हैं यहाँ पर, सारे बच्चे, आप सब लड़कियां हो, आपके घर में भी ऐसा ही हुआ होगा और ऐसा ही होता है। इस सोच को हम क्यों नहीं बदल रहे भाई? हम इस सोच को बदल क्यों नहीं रहे हैं? हमें बदलना होगा। और आज आप देखेंगे भारत की राष्ट्रपति महिला है। भारत में एक ताकतवर प्रधानमंत्री रही जो पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर गई। आप समझ लीजिए, दुनिया में कई राष्ट्र जहां पर महिलाएं बड़े बड़े पदों पर हैं, कई सारी डिप्लोमेट्स। और देखिए कितना अच्छी बात है, टॉपर यूपीएससी में महिलाएं आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, डिप्लोमेट्स लड़कियां बन रही हैं, बड़े बड़े पदों पर लड़कियां संभाल रही हैं। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर लड़की है, मतलब महिला है। तो आप देखिए कि महिलाएं अपनी भूमिका का निर्वहन हमेशा अच्छा करती हैं जब उनको क्या दिया जाता है? स्थान दिया जाता है। लेकिन हमारे घर में तो क्या होता है, हमारी दादी 100 साल की हैं, कोई हमारे फूफा जी आ जाए, खड़ी हो जाती है चारपाई से, घूंघट निकाल लेती है इतना। आजकल के तो मॉडर्न सास बहू तो क्या, दैट्स द डिफरेंट। आजकल मॉडर्न वाले में तो कुछ नहीं है, मॉडर्न में तो सब चलता है। ट्रेडिशनल वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, और जब हम ट्रेडिशनल वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो वाकई ये बात सोचने वाली है कि फेमिनिज्म केवल कहने मात्र से नहीं होता। फेमिनिज्म के इम्प्लीमेंटेशंस की भी समस्या समझनी होगी, और ये केवल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ही नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर्स में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। और यही बात जेन टिकनर ने उठाई है कि भाई मार्गेंताउ का जो थ्योरी है, मार्गेंताउ के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की प्रारूपता कैसी है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मनुष्य के स्वभाव स्वार्थी होता है, लालची होता है, लालायत होता है। फेमिनिज्म कह रहे महिलाएं बहुत शांत होती हैं, वो ज्यादा स्वार्थी नहीं होती है ना। तो इस आधार पर भी आप समझ सकते हैं। और इसीलिए 1970s के दशक में एक कॉन्सेप्ट आया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिसको हम बोलते हैं जेंडर जस्टिस। जेंडर जस्टिस की बात हुई और कहा गया कि भैया देखो ऐसा है, महिलाओं को उनकी पोजीशनिंग दी जाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका को बढ़ाया जाए। और इसीलिए 1975 में यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया पूरे 1975 को। 1975 में इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर के नाम पर जाना गया। यूएनओ ने अपने स्तर पर यह डिसीजन लिया। उसके बाद 1975 से 1985 तक आप देखेंगे कि एक डिकेड, इंटरनेशनल वुमेन डिकेड्स के तौर पर जाना गया। और ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका के ऊपर बात हुई। अब इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आए, समझना। एक आया इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म क्या है? इन्वायरमेंटल नारीवाद, पर्यावरणीय नारीवाद, हिंदी में बोलेंगे इसको।
पर्यावरणीय नारीवाद। अब क्या कर रहे हैं इको फेमिनिस्ट में? वंदना शिवा जैसे विचारक शामिल हैं। इको फेमिनिज्म क्या कर रहे हैं कि पैट्रियार्की से केवल महिलाएं पीड़ित नहीं है। इको फेमिनिज्म क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, पैट्रियार्की से केवल महिलाएं पीड़ित नहीं है, पर्यावरण भी पीड़ित है, इन्वायरमेंट भी पीड़ित है पैट्रियार्की से, कि ये पुरुष जो हैं महिलाओं का भी शोषण करते हैं और पुरुष जो हैं पर्यावरण का भी शोषण करते हैं। और इसीलिए जेंडर जस्टिस का होना बहुत जरूरी है। अब कैसे? ऐसे करते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है ना वो बहुत ही प्रभुत्वकारी है, डोमिनेंट है। पुरुष का वो हमेशा डोमिनेंट दिखाने की कोशिश करता है, ऑफेंसिव होता है, आक्रामक होता है, जबकि महिलाओं का स्वभाव प्रकृति की तरह शांत होता है, वो हमेशा पीसफुली अपने कार्यों को संपादित करती है। और इसीलिए मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखा जाए तो महिलाओं में बहुत सारे इमोशंस होते हैं और उनके अंदर स्नेह और संबंधों को बनाए रखने के गुण होते हैं। पुरुषों में इसकी एब्सेंस होती है, वो छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेता है, पारिवारिक स्तर पर झगड़ लेता है। इको फेमिनिज्म वाले यही कह रहे हैं कि इसीलिए इस पैट्रियार्किकल स्ट्रक्चर को तोड़ना होगा, महिलाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जगह देनी होगी। बेसिकली समस्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्या क्या है? अभी तक आपने आइडियलिज्म भी पढ़ा, आपने न्यू रियलिज्म भी पढ़ा, आपने रियलिज्म भी पढ़ा, आपने मार्क्सिज्म भी पढ़ा। डोमिनेंस, एक्सप्लॉइटेशंस, पावर स्ट्रगल, एवरीथिंग अराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू ऑल दीज प्रिंसिपल्स। लेकिन कहीं पर भी स्पेसिफिक जेंडर को डिस्क्राइब नहीं किया गया और ये कह रहे हैं फेमिनिज्म वाले कि भैया जितनी भी बातें तुम लोगों ने की हैं वह सब की सब बातें मेल ओरिएंटेड हैं। क्या है? मेल ओरिएंटेड है। और इसीलिए इन्होंने तो, हालांकि देखिए सब लिबरल फेमिनिज्म का जब वेव आया तो उस समय मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट और जेसमिन जैसे विचारकों ने कहा कि महिलाओं को मताधिकार दिया जाए। हालांकि रेडिकल फेमिनिज्म वाले तो बहुत ही ज्यादा है, वो बोलते हैं कि महिलाएं बच्चा पैदा क्यों करे, पुरुष करे, रेडिकल फेमिनिज्म वालों का। और बोला कि क्यों महिलाओं का शोषण होता है, इन्होंने डिस्क्राइब किया। केट मिलेट जैसे फिलोसोफर्स ने बोला कि जब महिला के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह गर्भ धारण करती है और उस दौरान वह डिपेंडेंट हो जाती है अपने पति पर, उसका पति उसका पालन पोषण करता है इस शर्त पे कि तुम मेरे आदेशों की अनुपालना करेगी। और इसलिए आज तो टेस्ट ट्यूब बेबी कई सारे आजकल मॉडर्न डायमेंशंस में हम आ गए हैं। तो रेडिकल फेमिनिज्म तो बहुत ज्यादा कहता है कि भैया पुरुषों को हटाओ। फेमिनाइन मिस्टिक एक किताब आती है, फेमिनाइन मिस्टिक, अनाम समस्या के नाम से भी जाना जाता है उसको। और कहा जाता है कि भैया महिलाओं की समस्या ऐसी समस्या है जिसको नाम ही नहीं दिया जा सकता। उनको हमेशा, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर है महिलाओं का, उस कारण से भी उनको डोमिनेंस सहना पड़ता है। और इसीलिए अब पुरुष अपनी दुनिया अलग बनाए, महिलाओं की दुनिया अलग होगी। और इसीलिए आप देखे होंगे डोमेस्टिक वायलेंस कितने होते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में जब हम नेशनल स्टेट्स को एनालाइज करते हैं तो वहाँ डिफरेंट एरेना आ जाएगा, लेकिन क्योंकि फेमिनिज्म को जब हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बात यहाँ पर जरूर आती है। तो आपको जब भी देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, हो सकता है शॉर्ट नोट्स आ जाए, आपको इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना पड़े कि भैया क्या है फेमिनिज्म या फेमिनिज्म डायमेंशंस क्या कह रहा है। वो यही कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ वुमेन्स, एब्सेंस ऑफ जेंडर की बात को उन्होंने उठाया है और कहा है कि जब वो सब जगह साथ रहती हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी बीवी भी भारत आती हैं, या शी जिनपिंग के साथ उनकी बीवी भारत आती हैं, हमारे जो एस जयशंकर साहब है विदेश मंत्री, उनके साथ उनकी बीवी बाहर जाती हैं, तो भैया फिर तुम लोग जब वो जा रही हैं, प्रत्येक साथ खड़ी रह रही हैं, तो तुम लोग उसको नज़रअंदाज क्यों करते हो, उसको एब्सेंस क्यों करते हो। महिलाओं की पोजीशनिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होनी चाहिए और जो इंटरप्रिटेशंस की गई है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, वो भी डिफरेंट एरिया में की गई है। ये सिद्धांत है, ठीक है।